हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी का, उसका पार्ट वन इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये आपका पार्ट टू है, इसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, पार्ट थ्री, उसमें 50 क्वेश्चन का हम डिटेलिंग में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी ने इसका आंसर की और क्वेश्चन पेपर जो है वो दोनों डिक्लेयर कर दिया है। वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है, इन विच ईयर इंडिया बिकम ए पार्टी ऑफ साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म हुआ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपसे पूछ रहा है कि किस ईयर में जो है वो इंडिया जो है वो यहाँ पर साइट्स का पार्ट बना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 1976 में। ठीक है, तो 1976 में जो है वो इंडिया जो है वो साइट्स का पार्ट बना था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए लेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कह रहा है कि जो किसी लेंस की जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप के, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आर पी आपका हो जाएगा क्या, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर को डिनोट करने के लिए एक एब्बे इक्वेशन आती है। ठीक है, तो उस इक्वेशन में देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर आप आर पी लिख सकते हैं। तो इसका होता है 0.61 इंटू लेमडा अपॉन एन ए। एन ए इक्वल टू होता है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, यहाँ पर आपका लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है, जो आपका 0.55 माइक्रोमीटर यूज फॉर विजिबल लाइट, और एन ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसके अलावा इसको एक तरह से और लिखते हैं, वो है आपका डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिजोल्यूशन को। तो हो जाएगा आपका 0.61 लेमडा अपॉन एन साइन अल्फा। तो यहाँ पर आपका जो अल्फा है ये अपर्चर एंगल है, एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, और लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ ऑफ एनर्जी सोर्स है, और डी जो है वो आपका रिजोल्यूशन मिनिमम रिजॉल्वेबल डिस्टेंस। तो ये आपका 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन अल्फा। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूले में मैच कराएंगे, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, 6 के बाद में अगर 1 और लगाते हैं तो ये हमारी इक्वेशन सही बैठ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट जाने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड इम्प्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जब आपका आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड वाला, तो वहां पर बताया था रिजोल्यूशन पावर है। रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं को माइक्रोस्कोप कितना दूर करके दिखा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्विंग पावर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन आप यूज करें जिससे माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो कुछ पॉइंट हमें देखने हैं, उनको जरा आप देख लीजिए पहले। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर आर पी इक्वल टू 0.61 अल्फा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका है एन साइन अल्फा, न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो आपका हो जाएगा, द न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज एन ए। एन साइन यहाँ पर होता है क्या, आपका अल्फा भी होता है। तो एन जहाँ पर आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, एयर का अलग है, वाटर का अलग है, या कोई ऑयल वगैरह है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग है। हमने 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो आप जो पीडीएफ है हमारे ऐप से जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के देख लीजिए, वो सारे पॉइंट आपको नोट रखने हैं। अगली बार हो सकता है कि आपको वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पर देखिए, बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द स्पेसिमेन, और जो आपका अल्फा होता है वो हाफ अपर्चर एंगल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। इंक्रीजिंग आइदर द हाफ अपर्चर एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्सन मीडियम विल इंक्रीज द न्यूमेरिकल अपर्चर, देयरबाय इंप्रूविंग रेजोल्यूशन पावर। अगर इन दोनों वैल्यू को बढ़ाया जाए, किसको, हाफ अपर्चर एंगल को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर कह रहा है इंक्रीजिंग द हाफ अपर्चर एंगल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इंप्रूव करने के लिए पूछ रहा था, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेशन सोर्स। कह रहा है कि जो सोर्स से लाइट आ रही है, इल्यूमिनेशन जो सोर्स है, कह रहा है कि अगर उसको क्या करें, डिक्रीज कर दें वेवलेंथ को, तो कह रहे हैं कि इंप्रूव हो जाएगी माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है।
यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखिए, वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन सोर्स अकॉर्डिंग टू अबे डिफ्रैक्शन, या फिर जो भी हमने अबे इक्वेशन आपसे देखी लास्ट में, तो लिमिट द मिनिमम रिजोल्वेबल distance is inversely proportional to the numerical aperture and directly proportional to the wavelength of the light. Decreasing the wavelength of the illumination source improve the resolution. अगर क्या करें कि अगर हम जो illumination source है वहाँ पर अगर wavelength को क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो जो लेंस की जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोवाइडेड हायर रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया है। अगर हम वेवलेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर ए एंड बी जाने वाला है। ये चीज आपको शायद क्लियर हो गया होगा। बाकी के पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर जस्ट अपोजिट बोला गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और डिक्रीजिंग दी न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये यहाँ पर हमने देखा था न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ए एंड बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच कराना है, एक तरफ आपके नेशनल पार्क दिया हुआ है और दूसरा जो है वो आपका दिया हुआ है वो किस चीज के लिए फेमस है। जैसे बोला जाता है गुजरात में गिरी, गिरी से गुजरात और गा से गिरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गिरी है वो गुजरात है, और गुजरात में जो इंडियन लॉयन होता है उसके लिए फेमस होता है। वहीं जो आपका काजीरंगा है वो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके अलावा जो आपका रणथंभौर और हंगुल है, यहाँ पर देखिए दचिंगम जो है वो आपका हंगुल के लिए और रणथंभौर जो है वो आपका टाइगर के लिए फेमस है। तो इस हिसाब से आप मैच करा सकते हैं कि काजीरंगा का वन हॉर्न आपका राइनो चला जाएगा, तो ए का जा रहा है आपका क्या, सेकंड। ए का सेकंड जब आप मैच कराएंगे तो केवल फोर्थ ऑप्शन में आपका ए का सेकंड दिख रहा है, इस प्रकार आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया कि कौन सा नेशनल पार्क है वो आपका किस चीज के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए, गिर इंडियन लॉयन के लिए, दचिंगम जो है वो आपका हंगुल के लिए है, और रणथंभौर जो है वो टाइगर के लिए। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो नेशनल पार्क है इनकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि जो फ्लोटिंग लेक है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनकी लोकेशन जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में है, गिरी जो है वो गुजरात में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दचिंगम जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और रणथंभौर जो है वो आपका राजस्थान में है। गा से गिरी और गा से गुजरात, और आर से राजस्थान और आर से रणथंभौर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो जहाँ का ये पेपर था, अगर वहाँ के लोग हैं तो उनको पता होगा कि जो शेरगढ़ जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका बैरन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा था शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये इंडिया में है आपका, ठीक है। दिस सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर, एंटीलोप एंड बर्ड। तो ये यहाँ पर आपका एंटीलोप का इमेज जो है वो दिखा दिया। एंटीलोप जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका बैरन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा है द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो टोटल जो हॉटस्पॉट है इंडिया में वो आपके 4 हैं, ठीक है। एक आपका हो गया हिमालय, एक हो गया इंडोबर्मा, संडालैंड और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ना भी रहे तो आप समझ जाइए कि वेस्टर्न घाट ही इसमें काउंट किया जाएगा। ये बात हो गई कि इंडिया में कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, तो टोटल वर्ल्ड में 136 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका 4 ऑप्शन फोर्थ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे स्टेटमेंट 2 है, आपसे पूछ रहा है कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है। देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि पायरुवेट आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, यानी कह रहा है कि पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है उसके बाद उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को हम लोग बोलते हैं क्या, PDH, ठीक है, या फिर इसे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जब हम लोग पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं,
तो आप मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, E1, E2, E3, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में जाकर के इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट 1 दे दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है कि पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, वहाँ पर उसका पीडीएच जो एंजाइम है वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी कि एक CO2 वहाँ से निकल जाएगा और एक NADH निकलता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसी साइकिल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि NADPH निकल रहा है, तो वहाँ पर NADPH नहीं, आपका निकलता है क्या, NADH निकलता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर 3 एंजाइम होते हैं, एक आपका E1 है, E2 है और E3 है। पायरुवेट से जब CO2 निकाल देंगे उसमें और कोएंजाइम ए को जोड़ा जाएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और यहाँ पर जो रिलीज होता है वो आपका क्या होता है, NADH रिलीज होता है, ना कि NADPH। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, लेकिन आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपसे बोला था कि टोटल वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो 36 है, 136 नहीं, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया में 4 हैं और टोटल जो है वो यहाँ पर 36 है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन से हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। टर्म बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ओनली स्पीसीज डाइवर्सिटी बट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो आपसे पूछ रहा था इनकरेक्ट, तो आपका थर्ड आंसर जो है वो यहाँ पर सही जाएगा, यही ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे आपके XC2 के मेथड हैं। ठीक है, दो तरह का कंजर्वेशन होता है, एक आपका होता है इन सीटू और XC2। अगर उसी जगह पर उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर उसको प्रिजर्व किया जाता है तो उसे इन सीटू कह रहे हैं, अगर दूसरी जगह पर ले जाकर के प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसे XC2 कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी इनकम्पासेस नॉट ओनली स्पीसीज डाइवर्सिटी but also genetic diversity within species and ecosystem diversity which refer to the variety of habitat, communities and ecological process. There are 36 biodiversity hotspot recognized किए गए हैं all around the world. ठीक है, इंडिया में 4, वर्ल्ड में 36। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर 35 मान करके इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है species confined to one specific region and not found anywhere else is known as। कह रहा है कि कोई स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे पाई जा रही है, किसी दूसरे स्पेस में नहीं पाई जा रही है, तो उसको क्या नाम देंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, कोरोना काल जब आया था तो कोरोना के बारे में सबने पढ़ा है कि वो कैसी स्पीसीज थी, पैंडेमिक था। पैंडेमिक मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया कि इसका पैंडेमिक तो नहीं जाएगा, कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक रीजन पूछ रहा है, यानी कि केवल एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जा रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 चीजें हैं, एक है आपका एपिडेमिक, ठीक है, या फिर इसको आउटब्रेक के नाम से भी जानते हैं, पेंडेमिक, और लास्ट है आपका एंडेमिक। तो यहाँ पर आप देखिए, एंडेमिक मतलब होता है कि दिस टर्म रिफर टू ए स्पीसीज और ग्रुप दैट इज नेटिव टू ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन एंड फाउंड ओनली देयर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन का है और केवल वो वहीं पर पाया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, दिस टर्म रिफर टू ए वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ए कम्युनिटी और रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम। और पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में देखिए फैला हुआ है, जो कोविड था उस टाइम पर, तो वो आपका पेंडेमिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, एंडेमिक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है सिंटैक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो आपके क्वेश्चन आ गए ये आपके आ जाएंगे जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते हैं, कोई आपका साइकोलॉजी से है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि करेक्ट सीक्वेंस इनका पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस क्या जाएगा। तो
तो यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस है। सबसे पहला आपका होता है एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, डाटा गैदरिंग फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा गैदरिंग फॉर वेरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, यानी कि डी स्टेटमेंट सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट में आपको डी सबसे लास्ट में दिख रहा है, उससे पहले आपका ई है और उससे पहले आपका क्या है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच कराइए। सबसे पहले है आपका क्या एनकाउंटर ए, तो ए आपका चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका है बी, तो यानी कि बी चला जाएगा, तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। ये आपका आंसर की में दिया हुआ है, वहां जाकर के ये चीज डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से आउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, जो आपका जाएगा फिजियोलॉजिकल रेगुलर फीडबैक प्रोसेस, ये आप मैच करा लीजिएगा, ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो उसका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप उसको मैच कर लीजिए। इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, इसमें आपका अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हार्डवेयर आर ऑपरेटेड ऑन टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मोशन पिक्चर का मतलब होता है जो वीडियोस होते हैं उनको मोशन पिक्चर कहते हैं, जब बहुत सारे इमेजेस को अरेंज करके वीडियो बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोशन पिक्चर जो है वो हार्डवेयर का पार्ट ना होकर के वो क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। तो इसको भी आप मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज, यानी कि ए स्टेटमेंट जाएगा। और ये बाकी के आपके ऑप्शन है, इसमें आपका चला जाएगा क्या, डायरामा, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपका 3 डायमेंशनल रिप्लिका होता है किसी सीन की ऑफ एन मिनिएचर इन स्केल यूज्ड टू एग्जिबिट एंड डिस्प्ले क्या है रियलिटी इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो ये आपका डायरामा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और हैं, इसका आप देख लीजिए, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि फोर्थ करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है ये और ये, इन दोनों का आप आंसर की से एक बार मैच करा लीजिएगा। इसका आपका जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कोर्सवेयर आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पर सही जाएंगे, यानी कि ए बी एंड सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जो बॉटनी का है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर आपसे पूछा जाता है, कभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में, कभी आरपीएससी में और कभी आपका टीजीटी पीजीटी में। देखिए एक टर्म होता है हार्बेरियम। तो जितने भी बॉटनी के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, उनको इसे प्रिजर्व करना है, तो वो उसको क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और पेपर पर उसको पहले किसी नोटबुक में रख के प्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसके बाद में उस पेपर पर अटैच कर देते हैं और उसका पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह लिख देते हैं। तो उस पेपर का कितना डायमेंशन होता है, क्या साइज होता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिए गए, पूछ रहा है द स्टेटमेंट जो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए हार्बेरियम सीड इज अप्रोक्सीमेटली, कह रहा है कि वो हार्बेरियम सीड जो होती है उसका जो डायमेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो वो हार्बेरियम सीड जो है वो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लांट को चिपकाया गया है सुखा करके, यहाँ पर इसका हार्बेरियम स्पेसिमेन नाम क्या है, ठीक है, किसके द्वारा कब कलेक्ट किया गया था, ठीक है, ऑर्डर क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर इनको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए हार्बेरियम इज 29 सेंटीमीटर इंटू 41.5 सेंटीमीटर। ये आप अगर कभी कभार क्या करते हैं कि इसको सेंटीमीटर में ना दे करके इंचेस में दे देते हैं। तो ये आपका चला जाएगा क्या 11.5 इंचेस से लेकर के 16.5 इंचेस। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए कि 41.5 और आपका 29 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका 28.75, ठीक है, और इधर कितना है आपका 41.5। तो यहाँ पर आप देखिए 28.75, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका 41.25। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके अप्रोक्सीमेट है। इस तरह से आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर these dimensions are widely used in botanical study of consistency and ease of use. This sheet is typically made of sturdy paper and serve as the base for mounting dried and pressed plant specimen. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो पेपर है वो क्या है, स्टर्डी पेपर करके बोला गया है, वो सर्व एज द बेस फॉर द माउंटिंग, यानी कि जिस पर उस स्पेसिमेन को चिपकाना उसके लिए बेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। तो नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है,
तो उसके रिगार्डिंग आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं ये मौका आपको दे रहा हूँ कि आप बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है। ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप करेक्ट आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। पहला है जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पीसीज नेम विद स्मॉल लेटर। दूसरा है आपका साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड। टॉटो नेम्स आर परमिसिबल इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक या फिर नॉट अटेम्प्टेड, यानी नॉट अटेम्प्टेड का जो वो ऑप्शन है वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो किसी भी ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको लगता है कि कोई भी आंसर उनको सही से नहीं आता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप करेक्ट आंसर बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, आशा करते हैं आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए, अब यहाँ पर आप एक बार रीड करिए तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं पहले। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसमें कहा गया था कि जो जीनस होता है और स्पीसीज दो नाम रखे गए थे। तो जीनस जो है वो आपका हमेशा कैपिटल लेटर में, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। और जो उसके बाद जो स्पीसीज होती है उसका पहला अल्फाबेट है वो आपका स्मॉल में होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। आपसे पूछा था क्या कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। साइंटिफिक नेम शुड बी आइदर इटलाइज्ड व्हेन टाइप्ड और अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला था सेकंड ऑप्शन में साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन। तो देखिए ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। अगर टाइप करेंगे तो उसको इटैलिक में लिख देते हैं, और अगर हाथ से लिख रहे होते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इटैलिक में भी लिखा हुआ है तब भी आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो ये चीज यहाँ पर जो नॉट नेसेसरी है दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है टाटोनेम्स वेयर द जीनस एंड स्पीसीज नेम आर आइडेंटिकल। तो देखिए टाटोनेम्स मतलब होता है कि जहाँ पर जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम जो है वो क्या हो, सिमिलर हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये इंडियन कोबरा है। तो कोबरा का जो नाम होता है वो होता है नाजा नाजा। तो जीनस जो है वो आपका नाजा है, इसका एन देखिए कैपिटल लिखा गया है, और स्पीसीज जो है वो भी नाजा है और ये आपका एन स्मॉल लिखा गया है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि जीनस नेम कैपिटल होगा और जो आपका स्पीसीज नेम है वो आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। टाटो नेम मतलब होता है दोनों क्या हो, एक जैसे हो, सुन मतलब नाम लिखने में एक जैसे हो, ठीक है। तो ये आपकी जो कंडीशन है टाटो नेम्स वाली, ये जूलॉजी के केस में तो होती है, लेकिन बॉटनी के केस में ये अलाउ नहीं होती। टाटो नेम्स जो है वो बॉटनी में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बट नॉट इन बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये होता है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर तो आपका प्लांट के लिए भी होता है और एनिमल के लिए भी होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपका इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका थर्ड जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नेम आर टिपिकली इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। तो साइंटिफिक नेम जो है वो इटैलिक रखे जाते हैं जब उनको प्रिंट किया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्ड टू। तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए जैसे सबसे ऊपर आपका डोमेन आ गया, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। इसका मतलब समझ लीजिए कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट या फिर एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है स्पीसीज विच हैव टू और मोर देन टू सब स्पीसीज आर कॉल्ड। कह रहा है कि कोई स्पीसीज है जिसकी दो या दो से अधिक सब स्पीसीज है, उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे नाम दिया जाता है क्या, पॉलीटाइपिक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉलीटाइपिक नाम देते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, पॉलीटाइपिक स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग मल्टीपल सब स्पीसीज व्हिच आर ग्रुप विद इन ए स्पीसीज that are physically, behaviorally और genetically different and often inhabit different geographical region। वहीं आपका एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, ये 4 तरह का स्पेसिएशन होता है। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एलोपैट्रिक के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो जब कभी कोई जोग्राफिकल बैरियर बीच में आ जाता है जिसकी वजह से दो स्पीसीज जो है वो पैरेलली इवॉल्व होती हैं, तो उसे हम लोग एलोपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, एलो में आपका क्या होगा, जोग्राफिकल बैरियर होगा। नेक्स्ट है आपका सिबलिंग स्पीसीज आर नियरली आइडेंटिकल इन अपीयरेंस बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड।
दिखने में एक जैसी होंगी, लेकिन अगर आप उन दोनों को रिप्रोडक्शन कराएंगे तो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली नहीं होगा, तो ये आपकी सिबलिंग स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, नियरली आइडेंटिकल अपीयर होती हैं बट आर रिप्रोडक्टिवली कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर द कैटेगरी फॉर सब फैमिली इन प्लांट टेक्सोनॉमी। कह रहा है कि प्लांट टेक्सोनॉमी में सब फैमिली के लिए क्या पूछा जाता है, क्या मतलब लगता है। ठीक है, देखिए जैसे आपका IDAE जो है ये आपका RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये पूछा गया था जो 2024 वाला था। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सब फैमिली होता है प्लांट टैक्सोनॉमी में, उसमें आपका लगता है क्या OIDEAE, OED लगता है, OIDEAE। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका ACEAE, ये आपका सफिक्स लगता है फैमिलीज के लिए, और IDAE जो है वो टिपिकली यूज होता है जो एनिमल की फैमिलीज होती हैं वहां पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है टू एनिमल्स हु बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस आर कैरेक्टराइज्ड इन द सेम। तो कह रहा है कि दो एनिमल हैं जो किंगडम जिनका क्या है, सेम है, और लेकिन क्लासेस अलग अलग है, उसको हम किस चीज से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम लोग एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है क्या, आपका फाइलम आता है, ठीक है, ये आता है किंगडम, और फिर आता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो बोल रहा है कि बिलोंगिंग टू द सेम किंगडम, किंगडम दोनों का क्या है, मान लो सेम है, या तो एनिमलिया या फिर प्लांटी है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम की बात की गई है, तो फाइलम की बात की जाएगी तो आपका आ जाएगा क्या, एनिमल की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि किंगडम सेम है, लेकिन जो क्लासेस है वो क्या है, बट डिफरेंट क्लासेस, क्लासेस जो है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक फाइलम में कई सारे क्लास होते हैं, जैसे आपका ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा, ऐसे कई सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये आपका बिलोंग करेगा किससे, सेम फाइलम से। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर जो है वो आपका करेक्ट चला जाएगा, वो बिलोंग करेंगे या कैटेगराइज किए जाएंगे सेम फाइलम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन है, कह रहा है कि इन द 5 kingdom classification of Whittaker there is no mention of organism like viruses and viroid। तो कह रहा है कि जो 5 kingdom classification है RH Whittaker का 1969 में दिया गया था, तो उसमें से कह रहा है कि जो assertion है, कह रहा है उसमें वायरस और वायरॉइड का कोई भी वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो हाँ, ये सही बात है, वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो वायरस एंड विरियोइड आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट आपसे दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो 5 kingdom classification system proposed by RH Whittaker categorize living organism into Monera, plant, Protista, fungi, Plantae, Animalia. This system notably does not include viruses and viroid as they are considered non-cellular, lies on the border of living and non-living. Viruses and viroid are indeed non-cellular organism, यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा है कि आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो की इज ए टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। लास्ट मैंने आपका शायद MP का या फिर RPSC का कोई पेपर सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर इस सेम की के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। अच्छा देखिए, तो जो म्यूजियम में जहाँ कहीं भी रखा जाता है तो वहाँ पर डेड प्लांट्स को रखा जाएगा या फिर एनिमल को रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका लिविंग ना होकर के नॉन लिविंग होना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड जाएगा। बोटेनिकल गार्डन हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ऑफ फॉर रेफरेंसेज। तो हाँ, बोटेनिकल गार्डन जैसे आपका NBRI हो गया, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लिविंग प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस दैट कंटेंट ड्राइड, प्रिजर्व एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन सीड। तो यही चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले हार्बेरियम का क्वेश्चन देखा था। तो यही काम वहाँ पर किया जाता है कि प्लांट या प्लांट स्पीसीज को ड्राई करके उस सीड पर चिपका देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका नॉन करेक्ट जो है वो आपका सेकंड जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट फ्रूट फाइबर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फाइब्रस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीजोकार्प होता है आपका, वो आपका क्या होता है, फाइब्रस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एंडोकार्प जो है वो आपका ये वाला पोर्शन है, और जो यहाँ पर सॉरी एंडोकार्प
जो एंडोस्पर्म जो है ये आपका ब्रूडकोसी वाइट वाला पोर्शन हो जाता है, एंडोकार्प जो है वो आपका हार्ड सेल होता है, मेसोकार्प जो है वो आपका फाइब्रस हस्क होता है, और एक्सोकार्प जो है वो आपका आउटर लेयर होती है। वही आपसे पूछ रहा था कि फाइब्रस क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका मेसोकार्प चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर इज लिमिटेड इन ग्रोथ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग थ्योरी देख लेते हैं पहले, फिर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन ए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, यानी कि क्या होता है कि मेन एक्सिस है और टर्मिनल टिप पर जाकर के फ्लावर लगा होगा, जिससे क्या होगा उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, जैसे आप सूरजमुखी में देख पाते हैं। Which limit its growth, flower are typically arranged in a basipetal order, older flower at the base और younger are the apex। ठीक है, तो ये सूरजमुखी का एग्जांपल यहाँ पे करेक्ट ना होकर के कोई और एग्जांपल हमें देना होगा, जिससे क्या होगा कि जो नया फ्लावर होगा वो ऊपर होगा और जो पुराने फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे क्या, साइड में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो एंड फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन ए एक्रोपिटल ऑर्डर, यंगर फ्लावर आर द एपेक्स, ओल्डर आर द बेस। तो ये जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, ओल्ड उसमें क्या था कि ओल्डर बेस पर थे और यंगर एपेक्स पर थे, और यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, यंगर एपेक्स पर है और ओल्डर कहाँ पर है, बेस पर है। फ्रूट डेवलपमेंट में क्या होता है, ए फ्रूट इज इंडीड मैच्योर और राइपेंड ओवरी दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका क्या होता है कि जो फ्रूट होता है वो आपका ओवरी ही जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या राइपनिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, जरा इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपका एक्टिनोमार्फिक होता है और एक दूसरा होता है आपका जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक में देख लीजिए क्या होता है कि पहले जाइगोमार्फिक में देखिए, ए जाइगोमार्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन ओनली वन स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन, नॉट इन एनी रेडियल प्लेन। तो यानी कि जाइगोमार्फिक होता है वो जब सिंबल बनाएंगे तो इस तरह का सिंबल बनाते हैं, अगर आप उसको प्लेन से काटेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, किससे, वन स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन से। एक स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन से काटने पर वो अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लोग जाइगोमार्फिक कहते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरा जो है वो आपका एक्टिनोमार्फिक होता है, फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन। अगर उसको किसी भी रेडियल प्लेन से काटा जाए, अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो आपका एक्टिनोमार्फिक होता है। वही चीज यहाँ पर इसमें जस्ट अपोजिट लिख दिया है, यानी कि जाइगोमार्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी रेडियल, एनी रेडियल में आपका एक्टिनोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक नहीं होता। यानी कि नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा था तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा है कि टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन जो है वो आपका अटैच करता है किससे किसको, मसल टू बोन को, और जो आपका लिगामेंट है वो आपका अटैच करता है किसको, वन बोन टू अनदर बोन। और दोनों ही क्या होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जब हमने आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो वहां पर ये चीज बताई थी। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। आप देख लीजिए, बोथ लिगामेंट एंड टेंडन आर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, कोलेजन के बने होंगे। लिगामेंट अटैच करता है बोन से बोन को, टेंडन अटैच करता है मसल से बोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाई द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है कि उस टाइप एपिथेलियल सेल का नाम बताइए जो ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब की इनर सरफेस को घेरे हुए रहती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, इज कैरेक्टराइज्ड बाय columnar cells that with cilia on their apical surface. These cilia are responsible for moving substances such as mucus in the bronchiole and egg cell in the fallopian tube along the surface of the epithelium। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है। एक तरफ आपके टर्म दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो आपका फीचर दिया हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहला है आपका स्क्लेरेट्स है, तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल विद हाईली थिकेंड lignified cellular wall that form small bundle of persistent layer of tissue in most plant। तो आप देखिए रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा,
तो कहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ए का चला जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। तो ए का थर्ड देखिए आपका कहाँ पर मिल रहा है, केवल 2 ऑप्शन है जहाँ पर आपका ए का थर्ड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए ट्रैकिड्स, देखिए मेन वाटर कंडक्टिव सेल्स ऑफ द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो मेन वाटर कंडक्टिव सेल्स होते हैं टेरिडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का। तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, मेन वाटर कंडक्टिव सेल्स ऑफ द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो बी का चला जाएगा क्या, फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यानी कि जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, सी का चला जाएगा आपका क्या, फिफ्थ चला जाएगा, सी का फिफ्थ, यानी कि जो जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं वो आपके कैसे हैं, सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। वेसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हायर प्लांट। जो फाइबर्स होते हैं वो आपके थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल अकरिंग इन दी ग्रुप। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ कह रहा है कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, मोनोकोटिलेडन्स स्टेम्स के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, जो मोनोकोटिलेडन्स स्टेम है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। तो की फीचर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स स्टेम वेयर लाइसिजिनस कैविटीज आर ऑफन फाउंड इन दी प्रोटोजाइलम रीजन ऑफ द वेस्कुलर। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, दूसरा है आपका मोनोकोटिलेडन्स स्टेम वेस्कुलर बंडल लेग ए कैम्बियम क्लोज्ड एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड ऑन दी सेम रेडियस। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मोनोकोट स्टेम टिपिकली हैव ए स्क्लेरेनकाइमेटस hypodermis and their vascular bundle are scattered throughout a prominent parenchymatous ground tissue unlike the ring arrangement in dicot. Next है आपका the size variation in vascular bundle is also a common feature of observed in the monocotyledonous stems. तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका मोनोकोटिलेडन्स स्टेम्स चला जाएगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, मोनोकोटिलेडन्स स्टेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्टेड अबाउट डॉर्सोवेंट्रल लीफ। ठीक है, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ के लिए पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। आपको 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आप करेक्ट कमेंट में बता दीजिए। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए कह रहा है कि मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। तो इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ द मेसोफिल इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा लोकेटेड टुवर्ड द एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड स्पंजी पेरेन्काइमा जो आपका लोकेटेड होता है टुवर्ड द एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो एडैक्सियल और एबैक्सियल दो तरह का है, तो ये आपके अलग अलग हैं। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, मेसोफिल पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। तो मेसोफिल्स हैव बोथ पैलिसेड एंड स्पंजी कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीफ। दे आर इंडीड कंपोज ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। बाकी का हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ द लोअर सरफेस जो होती है उसे नाम दिया जाता है क्या, एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और जो अपर होती है उसे एडैक्सियल कह रहे हैं। तो जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, तो जब आप लीफ देख रहे होते हैं तो लीफ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ये अपर होगी, नीचे जो है ये लोअर है। तो स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो आपका लोअर सरफेस जो होती है वहाँ पर आपका ज़्यादा होता है और अपर सरफेस जो होती है वहाँ पर स्टोमेटा का नंबर जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो गया,
गलत हो गया, कह रहा है कि अपर सरफेस पर स्टिमेटा ज़्यादा है और लोअर पर कम है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका केवल सेकेंड है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सेकेंड करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो कह रहा है कि रिंग अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल जो है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डाइकॉट स्टेम आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्कुलर बंडल अरेंज इन ए डिस्टिंक्ट रिंग अराउंड द सेंट्रल पिट। तो जो डाइकॉट स्टेम होते हैं वहाँ पर आपका रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू अरेंज्ड डिफरेंशियली टिपिकली इन ए सेंट्रल स्टिल नॉट ए रिंग बंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट है इसमें आपका वेस्कुलर टिश्यू अरेंज होते हैं डिफरेंशियली टिपिकली इन सेंट्रल स्टिल, ठीक है, ना कि रिंग बंडल में। तो ये आप करेक्ट आंसर जो है वो इस तरह से आपका चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे पूछ रहा था कि रिंग अरेंजमेंट कहाँ पर पाया जाता है। तो डाइकॉट स्टेम आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्कुलर बंडल अरेंज इन ए डिस्टिंक्ट रिंग अराउंड द सेंट्रल पिट। तो डाइकॉट स्टेम जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप देख लीजिए एक बार, जो ये आपका डाइकॉट स्टेम है इसमें आप देखिए ये आपके जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपका एक रिंग में जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया, ये देखिए रिंग में जो है वो अरेंज है। वही आपसे पूछा था कि रिंग अरेंजमेंट जो है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो डाइकॉट स्टेम में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे देखिए मैचिंग कराना है, एक तरफ आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है और दूसरा जो है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको मैच कराना है कि कौन सा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। तो पायरुवेट का प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, अभी हम लोग देख कर आए हैं, तो आपका ए का चला जाएगा क्या, सेकंड। तो ए का सेकंड जब आप मैच कराएंगे तो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन, उसमें आपका करेक्ट आंसर फोर्थ चला जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है वो जरा उनको भी डिस्कस कर लीजिए। तो पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में जब उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं उससे पहले। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिकार्बोक्सिलेट किया जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है सक्सिनल कोएंजाइम ए में, तो यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारेट का आपका हो जाएगा क्या, बी का फोर्थ। सक्सिनेट को फ्यूमरेट में, तो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में आपका कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि सी का चला जाएगा क्या, फर्स्ट। और मैलेट जो है वो आपका ऑक्सीडाइज होता है किसमें, ऑक्जेलो स्टेट में, और ये फाइनल स्टेप होता है टीसीए साइकिल का, तो डी का चला जाएगा आपका क्या, थर्ड। तो इस तरह से आपका फोर्थ आंसर जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि जो आपका एबीए हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड है, वो किस हार्मोन का एंटागोनिस्टिक होता है। तो जैसा कि अभी आपको डॉक्टर डी के सर जो है वो अपनी फाइटो हार्मोन की क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने डिटेल में सारे हार्मोन डिस्कस किए हुए हैं, एबीए डिस्कस किया हुआ है, जिब्रेलिक एसिड डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप फाइटो हार्मोन सारे पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या जाएगा, एब्सिसिक एसिड का रोल जो होता है वो ये प्लांट हार्मोन है और इसका रोल होता है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड प्रमोट करता है डोरमेंसी को, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और डोरमेंसी को प्रमोट करता है। एंड इट ऑफन एक्ट एंटागोनिस्टिक टू अदर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो आपका जिब्रेलिक एसिड होता है ये आपका प्लांट हार्मोन है और प्राइमरली प्रमोट करता है स्टेम इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। सीड जर्मिनेशन को जिब्रेलिक एसिड प्रमोट कर रहा है और एबीए जो है वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, यानी डोमिनेंसी को फेवर कर रहा है। तो एबीए जो है वो एंटागोनिस्टिक है किसका, जिब्रेलिक एसिड का। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट। तो कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो जो प्लांट की पत्तियों से जो वाटर निकल जाता है उसको ट्रांसपायरेशन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज रिलीज फ्रॉम प्लांट प्राइमरली थ्रू स्टोमेटा, मेनली किसके थ्रू निकलती हैं, स्टोमेटा के थ्रू निकलती हैं। दिस वाटर इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। एक क्या होता है कि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है और लीफ से जो है वो इवेपोरेट होकर के निकलता रहता है, which is then used in process like photosynthesis, जिसको photosynthesis में यूज कर लिया जाता है। It create transpiration pool for absorption and translocation in the plant। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ट्रांसपायरेशन पूल बनाता है, ठीक है। प्रेशर और पुल दैट एक्सटेंड डाउन टुवर्ड द प्लांट जाइलम फैसिलिटेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट्स ट्रांसलोकेशन थ्रू आउट द प्लांट। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट हीट लीफ सरफेस समटाइम 10 to 50 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये लीफ को हीट नहीं करते, ट्रांसपायरेशन में वहाँ पत्तियाँ जो है वो ठंडी रहती हैं। तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट चला जाएगा। इट मेंट सेल टर्जिडिटी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आंसर आपका करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे वही चीज़ मैंने यहाँ पर जो 2 पॉइंट और है उनको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इट मेंटेन सेल टर्जिडिटी और दूसरा इट ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है डीपीडी के बारे में। डीपीडी जो है इसे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। तो डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। टीपी है आपका टर्गर प्रेशर और ओपी है आपका क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले डीपीडी समझ लीजिए क्या होता है कि इन प्लांट फिजियोलॉजी डीपीडी और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट रिफर टू द प्रेशर डिफरेंस दैट ड्राइव्स वाटर मूवमेंट विद इन ए सेल। ये उस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जिससे वाटर जो है वो सेल के अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। इंडिकेटिंग एसेंशियली इंडिकेटिंग ए सेल्स थर्स्ट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो सेल है कह सकते हैं कि उसको प्यास लगी है तो वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा और पॉइंट देख लीजिए, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी कि डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और सेल सेल, यानी कि जो यहाँ पर अंदर जो है उसका और जो प्योर वाटर है उसका, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेल और टिश्यू। इट आल्सो नोन एज सक्कन प्रेशर या एसपी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सेल। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा सिनोनियम्स टू सक्कन प्रेशर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस यानी कि जेजीए के बारे में दिया गया है और दूसरा उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जेजीए इज ए सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन proximal convoluted tubule and afferent arteriole at the located of their contact। तो यहाँ पर आपका पीसीटी ना होकर के क्या होता है आपका डीसीटी से मिलकर बना होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। और लेकिन इफ फॉल इन दी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जीएफआर एक्टिवेट जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स टू रिलीज रेनिन, तो ये आपका रास सिस्टम यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम की बात कर दी गई है। तो जब हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम लोग रेस सिस्टम को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर आपका रेनिन रिलीज होता है जो आपका लंग्स और अलग अलग जगह पर जाता है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। तो ये आपका जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस का स्ट्रक्चर है, ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल मिलकर के ये आपका एपरेटस बनाते हैं, ना कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल। यानी कि इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो आपका इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ये फॉल इन जीएफआर इज स्टिमुलस दैट एक्टिवेट द जीजी सेल विद इन द जेजीए टू रिलीज रेनिन इन इनिशिएटिंग द रैस सिस्टम टू हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। तो ये आपका जब सीएसआईआर का एग्जाम होता है वहाँ पर ये रास सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी कि हर 2 एग्जाम में आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है कि कौन से जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के स्प्लिटिंग के लिए, यानी कि जब आप पढ़ते हैं क्या फोटोसिंथेसिस या फिर कहें फोटो सिस्टम पढ़ते हैं, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड, तो वहाँ पर ये है। और सेम क्वेश्चन जो है वो आपका एमएच सेट में पूछा गया था जो हमने आपका लाइव क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था। तो इसका आंसर आप बताइए, अगर आपने हमारी एमएच सेट की क्लास देखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। तो एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, जिसका नाम है क्या, मन, ये हो गया आपका का और चल, मन का चल। तो ये हो गया आपका मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका 2 एलिमेंट मैग्नीज के, 2 कैल्शियम के और 1 क्लोराइड का होता है।
तो यहाँ पर आपका मैग्नीज एंड क्लोराइड जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो मैग्नीज एंड क्लोराइड यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज होता है, मन का चल। यहाँ पर आप बाकी के आगे देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय द फोटोसिस्टम 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कराता है या सेकंड कराता है, तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो आपका वाटर की स्प्लिटिंग कराता है। एंड इन्वॉल्व द एलिमेंट जो है वो आपके मैग्नीज है, कैल्शियम है और क्लोराइड है। स्पेशली एक कैटालिटिक क्लस्टर सेंटर बनाते हैं विद इन पीएच सेकेंड नोन एज द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो इसे OEC के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसे OEC कह रहे हैं। ठीक है, contain these element and use light energy to split water molecule into oxygen, proton and electron। तो ये आपका पीएच सेकेंड पर प्रेजेंट होता है, किधर, ल्यूमिनल सरफेस पर। मैग्नीशियम मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड, ये यहाँ पर पूरा OEC कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है फॉलोइंग बैक्टीरिया इज करेक्टली मैच विद देयर रोल। एक तरफ बैक्टीरिया दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका क्या दिया हुआ है, रोल दिया हुआ है। आप मैच कराइए जरा, देखिए एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉट। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एजोटोबैक्टर जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक है, तो एनारोबिक नहीं है, कैसा है, एरोबिक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ए जहां पर आ रहा है आप उसको काट दीजिए, ए आपका यहाँ आ रहा है, ये कट जाएगा। दूसरा है आपका नॉस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। नॉस्टॉक इज ए जीनस ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट आर फ्री लिविंग एंड कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नॉस्टॉक जो है वो आपका फ्री लिविंग और नाइट्रोजन फिक्सर है। तो बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो बी दो ऑप्शन में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों में से ही आपका एक आंसर जाएगा। नाइट्रोसोमोनास की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोसोमोनास जो है वो कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास इज ए बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन स्पेशली इन द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्राइड को। तो अमोनिया को किसमें करना है, नाइट्राइड को। इन्होंने बोला क्या, नाइट्रेट, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइड में, और जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं वो आपके होते हैं क्या, नाइट्रोबैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा क्या, बी और डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही जाएगा। थियोबैसिलस जो होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं, इज ए स्पीसीज नोन फॉर इट्स रोल इन डीनाइट्रिफिकेशन, ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो कह रहा है कि किस कंडीशन में जो है वो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो कंडीशन है वो आपकी है लो CO2 हाई, लो O2 कंसंट्रेशन, हाई CO2 एंड हाई प्रोटॉन। तो आप यहाँ पर मैच करा लीजिए, लो O2, हाई CO2 एंड हाई प्रोटॉन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। इसमें आगे आप देखिए दो इफेक्ट होते हैं, एक आपका बोहर इफेक्ट होता है और एक आपका हेल्डन इफेक्ट होता है। बोहर इफेक्ट जो होता है वो आपका ऑफ लोडिंग ऑफ CO2 एट द लंग्स, लोडिंग ऑफ O2 ऑनटू हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर लंग्स में O2 की बाइंडिंग को बताता है और जो लंग्स होते हैं लंग्स में CO2 को रिलीज को बताता है। वहीं आपका जो हेल्डन इफेक्ट होता है, हेल्डन इफेक्ट आपका बताता है क्या, लोडिंग ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू, यानी कि टिश्यू में CO2 क्या करेगी, बाइंड करेगी और O2 वहां पर क्या होगी, टिश्यू में रिलीज होगी। इस इमेज से आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इंडीड ए प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ बोथ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व फैसिलिटेटिंग फास्टर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ड्यू टू द माइलिन सीथ। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर प्रेजेंट इन बोथ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे आपका हो जाएगा क्या, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा सम सेंसरी फाइबर एंड
पेन पाथवे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस इन दी टारगेट टिश्यू अकर। तो देखिए जब क्या होता है, कोई सिग्नलिंग होती है तो एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से आकर के कोई हार्मोन बाइंड करता है। जैसे ही रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड करता है, बायो सिग्नलिंग जो है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट अपॉन टारगेट टिश्यू ओनली बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन टारगेट सेल। तो हाँ, स्पेसिफिक प्रोटीन है जो आपका रिसेप्टर है, उसके साथ हार्मोन बाइंड करेगा, उसके बाद ही सिग्नलिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। और जो असर्शन जो रीजन है वो भी इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन देखिए, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट, गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक, गलत है। ए इज इनकरेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है, मैच कराना है, एक तरफ आपका डिजीज दिया हुआ है और एक तरफ आपका दिया हुआ है उसके सिम्टम्स की, वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज होता है, मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज है, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पर आप जब मैच कराएंगे तो पहले आप देखिए, क्रिटिनिज्म जो है वो आपका होता है किसकी वजह से, हाइपोसेक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। ये सॉरी, एक मिनट अभी देखते हैं इसको। ये आपका मैच कराइए, गाउट जो है वो आपका हो जाएगा एक्यूमुलेशन, बी का चला जाएगा क्या, फोर्थ। तो बी का फोर्थ देखिए, आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मिस्थीनिया ग्रेविस क्रिटिनिज्म को आप देख लीजिए, क्रिटिनिज्म आल्सो नोन एज कॉग्निटल आयोडीन डिफिशियंसी। और आयोडीन की बात आती है कहाँ पर, हमारी थायराइड में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्रिटिनिज्म का हो जाएगा आपका क्या, हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि डी का चला जाएगा क्या, फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाना चाहिए। इस कंडीशन कॉज्ड बाय सीवियर आयोडीन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड growth, mental retardation and potential physical deformities. Cretinism can be prevented by ensuring adequate iodine intake during pregnancy. यानी कि क्या करते हैं कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसको प्रॉपर मात्रा में आयोडीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, आयोडीन की कमी हुई, तो उस कंडीशन में क्रिटिनिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी का आप देख लीजिए, मिस्थीनिया ग्रेविस ये आपका ऑटोइम्यून डिजीज होता है। इसमें यहाँ पर एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन इवेंट इन कार्डियक साइकिल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि ईसीजी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, पहले 2 टर्म डिस्कस करेंगे, एक आपका होता है डीपोलराइजेशन और एक होता है आपका रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि आयंस जो है वो सेल के अंदर आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, और रीपोलराइजेशन का मतलब हो रहा है बाहर भेजे जा रहे हैं। दूसरे टर्म में हम समझते हैं कि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है क्या, रिलैक्सेशन। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर वेव जो बनाते हैं हम लोग, वो बनता है आपका PQRS का कॉम्प्लेक्स होता है और T होता है। पी वेव जो होती है वो आपकी बताती है क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को या फिर कह सकते हैं क्या, एट्रियल का डीपोलराइजेशन। जो आपका टी वेव बताती है वो वेंट्रिकल के रिलैक्सिंग सिग्नल बताती है। यू वेव जो है वो आपका रेयर होती है बट कैन इंडिकेट इशूज, एबनॉर्मल वेव साइन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। और जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेव होती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग कराना है। एक तरफ आपका जॉइंट्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है कि कौन सी बोन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप, ये एक ह्यूमन का स्केलेटन है, यहाँ पर अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपका पाइवट जॉइंट हो गया, ये आपका बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्री के बीच में बनता है।
हिंज जॉइंट हो गया, ये आपका एल्बो का होता है। सैडल जॉइंट हो गया, ये आपका हो गया ट्रेपेजियम कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का हो गया। और आपका प्लेन जॉइंट हो गया, ये आपका टार्सल बोन का होता है। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट होता है, ये आपका रेडियस एंड कार्पल बोन ऑफ ब्रेस्ट होता है। दूसरा है आपका बॉल एंड सॉकेट, ये आपका हिप जॉइंट होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप मैच कराएंगे तो जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया इज नोन एज हिंज जॉइंट। तो टिबिया और फिबिया का जो जॉइंट होता है और टिबिया फिबिया का जॉइंट होता है, ये आपका हिंज जॉइंट होता है। तो हिंज जॉइंट का टिबिया और फीमोरल देख लीजिए, टिबिया एंड फीमर देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, हिंज जॉइंट हो जाएगा आपका, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। वहीं दूसरा जो है आपका जॉइंट है एटलस, यानी कि C1 एंड C2 है। C1 एंड C2 वो आपका कौन सा होता है, पाइवट जॉइंट होता है। एटलस एंड एक्सिस का जॉइंट है, ये आपका पाइवट है। तो ये आपका चला जाएगा C का क्या, सेकंड। C का सेकंड आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो केवल आपको वहां मिल रहा है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा, यानी कि आपका A का चला जाएगा क्या, थर्ड। ये आपका हो जाएगा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डेल। और जो आपका सैडल हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ जाने वाला है। वही चीज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट, ये आपका शोल्डर एंड हिप के जॉइंट होते हैं। ये अलाउइंग फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। हिंज जॉइंट होते हैं, ये आपका एल्बो और नी के जॉइंट होते हैं, अलाउइंग फॉर बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग मूवमेंट। पाइवट जॉइंट होते हैं, ये आपका जॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री, जिसे हमने C1 एंड C2 वर्टिब्री नाम दिया, अलाउइंग फॉर रोटेशन। और जो आपका कॉन्डाइलिक जॉइंट्स होता है, ये आपका जॉइंट्स बिटवीन दी रेडियस एंड कार्पल बोन इन दी ब्रेस्ट, अलाउइंग फॉर द मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, ये आपका जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन इन दी ब्रेस्ट, अलाउइंग फॉर स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। आपका हो गया सैडल जॉइंट, ये आपका जॉइंट होता है बेस ऑफ दी थंब। तो इस तरह से ये सारे जॉइंट्स के बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो जब नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं तो तीन तरह का नेचुरल सिलेक्शन हम देखते हैं। एक आपका होता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ था ओरिजिनल वाला। डायरेक्शनल में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है नेचुरल सिलेक्शन के बाद में। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है कि स्टेबलाइजिंग में पॉपुलेशन जो है वो दोनों तरफ से वो क्या होता है, कंप्रेस होगी और मीडियन में एक आपकी हायर पीक आती है। और जो आपका डिसरप्टिव होता है उसमें क्या होता है, मीडियन में डिप्रेशन आएगा और जो दोनों एंड होते हैं वहां पर क्या होता है, उसमें पीक मिलती है। इसको जब आप जेनेटिक्स वगैरह वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ये आपका हेटेरोजाइगस हो गया, और ये आपका ये रिसेसिव होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपसे ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, स्टेबलाइजेशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अकर व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन दी मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्टेबलाइजन है, मीन मतलब बीच की वैल्यू होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसमें बोला है क्या, स्टेबलाइजेशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अकर व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन दी मीन कैरेक्टर वैल्यू, अदर देन दी नहीं, कैसी मीन वैल्यू हुई यहाँ पर ली जा रही। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा आप देखिए, इन डिसरप्टिव मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर पेरिफेरल यानी इधर पेरिफेरी और उधर पेरिफेरी पर ज्यादा पीक मिल रही है, बीच में कम मिल रही है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और सिलेक्शन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन फेवर इंटरमीडिएट फिनोटाइप, meaning individual with the mean characteristic value are selected for and those with extreme value are selected against. Next है आपका disruptive selection, disrupt for favor individual at both extreme of phenotypic range over intermediate phenotype, or this lead to the acquisition of peripheral character value at both end of the distribution curve. तो ये आपने देखा कि तीनों तरह के जो नेचुरल सिलेक्शन के कर्व होते हैं, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। कई बार आपसे क्या करता है CSIR में कि ये कर्व बना देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो है वो किस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है, डिसरप्टिव है, स्टेबलाइजिंग है या फिर डायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू डार्विन डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो डार्विन की फिंचेस होती हैं वो हमें पता है कि एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो मार्सुपियल्स हैं ये भी हमारे एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है।
जो आपका अभी लास्ट एग्जाम हुआ था UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पर सेम यही क्वेश्चन था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, डार्विन एडॉप्टिव प्रेडिएशन का एग्जाम्पल पूछ लिया। डार्विन फिंचेस था, मार्सुपियल्स थे, यानी कि मैमल का था एडॉप्टिव रेडिएशन, और एक और कोई ऑप्शन दिया। तो वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। डार्विन फिंचेस के अलावा जो आपके मार्सुपियल्स होते हैं उनका भी जो एडॉप्टेशन है वो आपका कैसा है, ये आपका एडॉप्टिव रेडिएशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन. This concept describes the rapid diversification of an ancestral species into a multitude of new forms, each adapted to a specific environment niche within a relative short period. तो यहाँ पर देखिए एंसेस्टर सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस थे, और इन्होंने अपने आप को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग स्पीसीज में ये कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये मैमल्स का है, तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि आज के इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो इसका पार्ट 3 जल्दी आपको मिल जाएगा कल परसों में, उसमें हम लोग ये पार्ट 3 के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि जो हम नेक्स्ट जो टारगेट हमारा रहेगा वो आपका PGT का एग्जाम होने वाला है, TGT का एग्जाम होने वाला है, उसके हम PYQ जो है वो क्वेश्चन पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और इस PDF को आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।